ओके तो पिछले केस क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ वो ये था कि उसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, वो कैसे कैलकुलेट करें। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं इस लेक्चर को और आगे बढ़ाया जाए लेक्चर 6 में, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने ये कुछ रिजल्ट निकाला था। अगर आपको याद होगा कि लेट्स से यहां पर अगर मैं फार्मूला लिख दूं तो एनर्जी का फार्मूला टोटल एनर्जी का -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया था, अगर आप लोगों को याद होगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो शायद एग्जैक्टली इतना ही होता है, बट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो शायद डबल होता है नेगेटिव साइन के साथ 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा। देखिएगा, एक टर्म आप लोग पढ़ते हैं, शायद आपने नाम सुना भी होगा पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई। हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक में। समझो बात को, आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिटेल्ड डिस्कशन हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक में करेंगे। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, जरा ये समझिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपको लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सो डोंट वरी। आपको लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा क्लास के बाद, सो इसके लिए परेशान ना हो। ओके, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर यहां पर ये न्यूक्लियस है और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, कहीं भी, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इसको एनर्जी दो और यहां से भगा के कहां इसको वापस भेज दो, इन्फिनिटी पर। मतलब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इन्फिनिटी पर वापस चला जाए, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी क्यों पड़ेगी इन्फिनिटी पर भेजने के लिए, क्योंकि यहां पर आपका जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, और किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होती है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या बदलाव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की इतनी टोटल एनर्जी है जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, और इसको और एनर्जी सप्लाई करके इन्फिनिटी पर भेजना है, और वहां इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी दे दें कि ये छोड़ के भाग जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा, क्या लगता है आपको? तो बस आपको इतना ही एनर्जी पॉजिटिव साइन में दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना ही एनर्जी आप पॉजिटिव साइन में दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। बस आप जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दें तो वो भाग के चला जाएगा इनफाइनाइट पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का वो क्वेश्चन करता है तो बस साइन बदलना है, पॉजिटिव साइन के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया आप लोगों को? यहां तक ये क्लियर है, यहां तक जो मैंने बात की है? अच्छा, अब एक आपका न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में उसको बताने के बजाय मैं उसको थ्योरी के फॉर्म में बता रहा हूं। चेंज ऑफ रेफरेंस, जरा समझने की कोशिश करिएगा। चेंज ऑफ रेफरेंस समझो, जरा ध्यान दो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसी भी ऑर्बिट में ले लेते हैं, इन सेकेंड ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0।
अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के 0 है, ऐसा दिया हो मान लो क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हो कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सुनते रहो, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात समझिएगा ये क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया तो आपसे मैंने ये कहा था कि ये वाला जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये वाले जो एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़ते हैं, ये वैलिड तभी हैं जब इन्फिनिटी पर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जो हमने डेरिवेशन इसका किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो इन फार्मूलों का जब हमने डेरिवेशन किया लास्ट टाइम तो हमने ये रेफरेंस माना था कि इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो बोलना ये चाहूंगा कि ये वैलिड तभी है ओनली इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वैलिड इसी कंडीशन में है जो हम लोगों ने बात की है कि ये फार्मूले तभी लगेंगे जब रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और समझने की अगर कोशिश करो तो अगर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में 0 नहीं हो सकती। ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, -27.2 इंटू Z²/n²। बात समझ रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ये कभी 0 नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, इनफाइनाइट पर। समझो बात को। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि आपके सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसका मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का ही मतलब है कि आपने रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो 0 थी वो उठा के कहां कर दिया, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और तब आपसे पूछ रहे हैं कि अब बताओ इस नए रेफरेंस के साथ हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ओके करो कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको अभी दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी उसने सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में 0 किया है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट 0 हो गया, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अब कैसे पता करें नया रेफरेंस, समझो जरा कि सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये होगा कि हाउ टू फाइंड न्यू रेफरेंस, क्योंकि अब आपके पास इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। जरा समझो मेरी बात को। अगर ये न्यूक्लियस है और अगर आपके हाइड्रोजन एटम का ये सेकंड ऑर्बिट है तो इस सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी अगर लिखा जाए, कब, जब हमारा रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था। मतलब जो पिछला डिस्कशन हमने किया था, जो हमने पिछला डिस्कशन किया, तो हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो बात को, n बराबर 2 में आपकी टोटल एनर्जी आएगी -13.6, हाइड्रोजन के लिए Z²/n² -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिए बात को। आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर मैं पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं, मतलब अगर मैं ये मान लूं कि रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आपके हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी ये होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये होना चाहिए। तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब आपके रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तो हम किसी ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। जरा सुनिएगा, अगर रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 है
तो किसी ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस माइनस वर्क डन, शुरुआत में आपका ये 0 था, माइनस वर्क डन रहा होगा 6.8, शायद तभी सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो क्या आपको यह समझ आ रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट तक वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। मेरी बात समझिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस 6.8 है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ना उतना ही वर्क डन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट में माइनस 6.8 है, बात को समझो, अगर पोटेंशियल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट का माइनस 6.8 है और रेफरेंस पर 0 है, इसका मतलब वहां से यहां तक 6.8 वर्क किया गया भाई, तभी तो ये कहेंगे ना कि 0 में से 6.8 वर्क हो गया, 0 में से 6.8 वर्क हो गया तो माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। अच्छा, अब चूंकि नए कंडीशन में कहा जा रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस 6.8 नहीं 0 होकर दिया गया, तो अगर तुम सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी नए कंडीशन में 0 कर दोगे, तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ कि सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 करोगे तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन चेंज होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन ने काम किया था 6.8, रेफरेंस का था 0, तो 0 माइनस 6.8 बचा था माइनस 6.8। अब तुमने अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नया 0 कर दिया तो क्या यह वर्क बदलेगा? तो जहां तक मुझे लगता है कि वर्क नहीं बदलेगा। भाई रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लोगे तुम, जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े बदलेगा, वो तो हर बार फार्मूले से उतना ही आएगा। तो पहले समझो बात को, पहले ध्यान देते रहना, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। पहले जब रेफरेंस का पोटेंशियल 0 था और यहां का पोटेंशियल माइनस 6.8 था, तो तुमने कहा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन 6.8 है। अब तुम कह रहे हो नई कंडीशन में कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सेकंड ऑर्बिट का 0 है, तो इसका मतलब तुमने रेफरेंस बदला, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन तो 6.8 ही रहेगा। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि न्यू रेफरेंस क्या होगा? नए रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर क्या लिया जाए? सोच के बताओ, लगाओ दिमाग लगाइए। यस, बिल्कुल। देखिए 6.8 जो वर्क पहले कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो अब भी करेगा, लेकिन अब अगर यहां टोटल 0 होनी है तो रेफरेंस पर कितनी होनी चाहिए? 6.8, क्योंकि रेफरेंस में से वर्क डन जब घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो अगर वर्क डन भी 6.8 है और रेफरेंस भी 6.8 रहेगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की 0 हो जाएगी। तो इससे तुम्हें यह पता चल गया कि अब आपका रेफरेंस 6.8 है। मेरी बात ध्यान देते रहना, आपको यह पता चल गया कि आपका जो नया रेफरेंस है वो 6.8 है। अब हम आएंगे हीलियम प्लस के कैलकुलेशन में, जरा समझिए। क्वेश्चन में आपको यह कहा जा रहा है कि अगर हीलियम प्लस की बात करें तो उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, सुनो मेरी बात, जब तुम यहां पर फिर से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे थे रेफरेंस में, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल इसका डबल तो माइनस 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात समझिए, जब यहां पर रेफरेंस का 0 था तो यहां पोटेंशियल एनर्जी माइनस 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो वर्क बाय इलेक्ट्रॉन है वो प्लस 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। कब रहा होगा? जब रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन
नए कॉन्सेप्ट में अगर मैं न्यू रेफरेंस की बात करूं और उसका पोटेंशियल एनर्जी नए रेफरेंस का आपने ले लिया है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन तो यहां भी नहीं बदलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में अब हो जाएगी जो रेफरेंस है माइनस जो वर्क डन है, और वर्क डन तो उतना ही रहेगा। पहले 0 में से वर्क डन माइनस हो रहा था तो माइनस 108.8 आ रहा था, अब 6.8 में से वही वर्क माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन जो काम करेगा वो माइनस, आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का बदलाव नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी जो रेफरेंस बदलने के पहले था। हां, टोटल एनर्जी बदलेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में जो तुम लिखोगे वो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की, इन दोनों को सम कर लो, आंसर आ जाएगा। जरा ओके करो, समझ आया ये क्वेश्चन आपको? ओके करिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कल का कैलकुलेशन है, जो कल हम लोगों ने एनर्जी पर से रिलेटेड बात की थी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए। ओके, अब जरा देखिएगा, अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इसके बाद वो ये है कि अब हम लोग ये बातचीत करेंगे कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से n1 से n2 में ट्रांसफर होगा, चाहे n1 से n2 में जाए चाहे n2 से n1 में जाए, तो एनर्जी का कितना इस्तेमाल करेगा, उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। बात समझिए, हम लोग अब ये बात करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जंप करे, जैसे अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये बात की है, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर अगर ले जंप अगर करे, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो कितनी एनर्जी का वो इस्तेमाल करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितना एनर्जी रिलीज होगा, हमको ये बात करनी है। उम्मीद है कि आप समझ गए। तो ये डिस्कशन हमको करना है, लेकिन ये डिस्कशन हम लोग करने से पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे और उसके बाद इस पर लौटेंगे। मतलब डिस्कशन ये करना है, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं। ओके, देखो जरा, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं। जैसे एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपको यह पता है कि जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है, जब भी कोई एनर्जी ट्रेवल करती है, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यह भी पता है कि लाइट के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे अगर इस डायरेक्शन में मान लो लाइट वेव आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी। और अगर ये लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इन रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। एक और बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे साउंड वेव है तो साउंड वेव या मैटर वेव के लिए मीडियम चाहिए, बट रेडिएशंस के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, फटाफट देखते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर in electromagnetic radiations experimentally the direction of the oscillations of the electric and magnetic field are perpendicular to each other। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वो भी जो वेव की डायरेक्शन है या रेडिएशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, जिसको देखो यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, कि अगर ये डायरेक्शन
आपका रेडिएशन का है तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी कुछ होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो यहां दिखाया गया है कि अगर डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपोगेशन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लिया जाए, जैसे मान लो ये डायरेक्शन ले लिया जाए, कोई भी एक डायरेक्शन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको शायद क्लियरली तो बोर्ड पर नहीं दिखेगा क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है, बट है वो उसके परपेंडिकुलर ही, ये श्योर है। अच्छा, अब इनकी कुछ अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जब कोई आपकी वेव ऐसे ट्रेवल करेगी तो इस हाइट को कहते हैं क्रेस्ट और इस डेप्थ को कहते हैं ट्रफ। ध्यान दो, क्रेस्ट और ट्रफ, इसको हिंदी में कहा जाता है शायद श्रृंग और इसको हिंदी में कहा जाता है गर्त। श्रृंग और गर्त, क्रेस्ट और ट्रफ। और किन्हीं दो क्रेस्ट के बीच का दूरी, क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक, ये वेवलेंथ कहलाती है लैम्डा। चाहे ट्रफ से लेकर ट्रफ के बीच का दूरी ले लो, वो भी कहलाती है वेवलेंथ। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो तुम लोगों ने पिछली क्लासेस में 9 या 10 में पढ़ा भी होगा, बट ठीक है फिर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज अ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, कुछ भी ले लो, पिकोमीटर, जैसा चाहो ले लो, नैनोमीटर, पिकोमीटर। मतलब आपकी जो वेव है उसमें किन्हीं दो क्रेस्ट के बीच का दूरी या किन्हीं दो ट्रफ के बीच का दूरी कहलाता है वेवलेंथ लैम्डा। और इसका इकाई तुम कुछ भी ले सकते हो भाई, उस डिस्टेंस का ही है, इकाई है, कुछ भी ले लो, एंगस्ट्रॉम ले लो, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर है। एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर है और एक पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर है। तो एक टर्म तो आपका ये हो गया। अब अगला टर्म देखिए, यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। देखिए बोला जाता है न्यू, NU, न्यू, and it is expressed in hertz or cycles per second और simply per second या फिर second inverse। जरा समझिएगा, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है अगर मैं उसको डिफाइन करूं, जरा सुनना, फ्रीक्वेंसी जरा समझिएगा, मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वेव है, मान लेते हैं ये आपकी वेव है। ध्यान रखिएगा कि आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का दूरी लैम्डा है या ट्रफ से लेकर ट्रफ के बीच का जो दूरी है वो भी लैम्डा है। अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो लाइट का स्पीड होता है, ये आपको पता है, जो स्पीड है वो c है, c सेंटीमीटर पर सेकेंड या c मीटर पर सेकेंड, जैसे चाहो लिख लो, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा कि इसका मतलब यह हुआ कि हर एक सेकंड में, मैं आपको फ्रीक्वेंसी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी वेव की। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हुआ कि हर एक सेकंड में वो c सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा? c सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ कि इसका मतलब ये वाली जो वेव है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका कोई एक पॉइंट इससे c दूरी पर लिया जाए, अगर यहां से कोई पॉइंट c दूरी पर है, कितना? c सेंटीमीटर पर है, तो एक सेकंड के बाद ये आपका जो पॉइंट है ये यहां आ जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो c सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। मतलब कहने का कि चूंकि c सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो हर एक सेकंड में एक c सेंटीमीटर वेव आगे बढ़ेगी।
तो एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर सेकंड निकालो, समझेगा बात को। तो चूंकि एक सेकंड में तुम्हारा सी सेंटीमीटर वेव आगे बढ़ जाता है, बात को समझिए, एक सेकंड में हमारा जो वेव है वो सी सेंटीमीटर आगे जाता है, और लेमडा वेव लेंथ है, तो बताओ सी सेंटीमीटर में कितनी वेव आगे चली गई, जरा सोच के बताओ। अगर एक सेंटीमीटर में, सॉरी एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में सी सेंटीमीटर वेव आगे बढ़ गई, तो सी सेंटीमीटर मतलब कितनी वेव आगे बढ़ गई। तो अगर वेवलेंथ लेमडा है तो सी सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी, सी बाई लेमडा। और इसीलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सी बाई लेमडा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। इकाई पर सेकंड लिखो, चाहे हर्ट्ज लिखो, चाहे साइकिल्स पर सेकंड लिखो। तो ये डेफिनेशन है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला टर्म यहां पर लिखा है वेलोसिटी, और लिखा भी है कि इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि इनका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। एम्पलीट्यूड क्या है, अगला टर्म है एम्पलीट्यूड। तो ये तो आप समझते होंगे कि जब कोई वेव आगे बढ़ेगा तो जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं, तो क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की जो डेप्थ है ये एम्पलीट्यूड है। अगर ये मीन पोजीशन है, अगर ये मीन पोजीशन है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे, तो ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो भी एम्पलीट्यूड है, नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो भी एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। वो सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर कुछ भी हो सकता है। जरा मुझे ओके करो, तुम लोग समझ आए यहां तक जो मैंने बात की है। स्पीड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, और एक लास्ट पॉइंट यहां पर और बचता है, और वो है तुम्हारा वेव नंबर। देखो क्या है वेव नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ मेरे पास 1 सेंटीमीटर ये दूरी है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, जरा बताइएगा। अगर किसी वेव का वेवलेंथ लेमडा हो, अगर किसी वेव का वेवलेंथ लेमडा हो, वेवलेंथ लेमडा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव होंगी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है यार ना, 1 बाई लेमडा। अरे लेमडा ऐसे कहो ना, लेमडा सेंटीमीटर में 1 वेव है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव हो जाएंगी, 1 बाई लेमडा। और इसी को बोला जाता है वेव नंबर। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितनी वेव। तो अगर वेव लेंथ लेमडा है, इसका मतलब लेमडा सेंटीमीटर में 1 वेव है, तो फिर 1 सेंटीमीटर में 1 बाई लेमडा वेव्स हैं। इसी को कहते हैं वेव नंबर, और इसको न्यू बार से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, न्यू, इसको ऐसे पढ़ा जाता है न्यू बार। कंफ्यूज मत होना, ये न्यू नहीं है, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, यह है न्यू बार। और इसका इकाई जो है ना वो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स ऐसे आएगा। भाई तुम नीचे ले रहे हो लेमडा, लेमडा का इकाई रहेगा मीटर, तो 1 बाई लेमडा मीटर इनवर्स। लेमडा का रहेगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको कहते हैं हम लोग वेव नंबर। बाकी ये फार्मूला तो अभी मैंने आपको डेराइव करवा ही दिया था। अभी बात हुई थी ना कि न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो यहीं से आ जाएगा तुम्हारा कि सी बराबर न्यू इंटू लेमडा। चाहे सी की जगह वेलोसिटी v लिख लो तो न्यू इंटू लेमडा। तो ये रिलेशन तो अभी पीछे मैंने बात की है। बाकी लास्ट में ये कहूंगा एक पॉइंट, लास्ट में आपसे बस एक पॉइंट ये कहूंगा कि ध्यान रखिएगा कि तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में,
मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर ये है। सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज का, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब ये वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो रेज। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव कौन है? सोच के बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव इनमें से कौन है? बताइए, जवाब दीजिए। मोस्ट एनर्जेटिक कौन है इनमें से? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव कौन है? तो बड़ी सिंपल से बात है कि ध्यान रखना कि आपका जो एनर्जी होता है ना, वो आगे चल के अभी बताऊंगा, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से या वेवलेंथ के घटने से एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ सबसे कम है तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, और रेडियो वेव्स का अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उनकी एनर्जी सबसे कम है। तो इस सीक्वेंस को जरा याद रखिएगा यार, एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है? ये सीक्वेंस जो है वो एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और जल्दी से जरा, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने यार, मैं चाहता हूं कि इसको अगर आप लोग सॉल्व कर सकें। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर एंड व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर सकते हो, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विविध भारती जो है इस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, इतने किलो हर्ट्ज, मतलब 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ बताओ। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? और एक बार वेवलेंथ निकाल के बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वो कौन से पार्ट का है, कि मतलब वो कॉस्मिक रेज है कि रेडियो रेज है कि गामा रेज है कि एक्स रेज है। तो आपको जो पीछे मैंने ये स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस बताया है ना, आपको इनका जो वेवलेंथ का रेंज है वो किसी भी बुक में मिल जाएगा, और आइडियली वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो गिवन रहेगा। तो इनका रेंज वेवलेंथ का वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है? तो वो गिवन रहेगा। चलो खैर, वैसे भी इस क्वेश्चन में एक हिंट है, अगर आप उसको समझ सकें। क्या? ऑल इंडिया रेडियो, तो यूजुअली वो रेडियो वेव से ही होनी चाहिए, बट फिर भी कंफर्म करने में क्या जाता है, आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक काम करो, तुम लोग जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ज्यादा समय नहीं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करिए और सॉल्व करिए। चलिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हो, कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन आप बाद में भी देख सकते हैं, बस जल्दी से फार्मूला अप्लाई करके चेक करो। जैसे पहले वाले में दिया है कि वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज।
मतलब कहता है कि जो विजिबल आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम वो रेंज करता है आपका वायलेट से लेकर कहां तक, रेड तक। वायलेट और रेड इनका वेवलेंथ दिया है, वायलेट का वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, और इसका दिया है आपका वेवलेंथ 750 नैनोमीटर। तो कहता है कि इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई प्रॉब्लम है यार, बस जस्ट एक फार्मूला न्यू बराबर c बाई लेमडा। अब इकाई सही रखिएगा, अगर इसको नैनोमीटर में रखते हो तो c को भी नैनोमीटर लेना पड़ेगा, या फिर इसका यूनिट चेंज कर लो, उसको मीटर पर सेकंड में अगर लेते हो c को तो इसका यूनिट मीटर करो, मतलब यूनिट सेम रखिएगा, कहने का मतलब ये है कैलकुलेशन में। तो एक क्वेश्चन तो ये है। अगला क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन यहां पर ये है कि कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5800 एंगस्ट्रॉम अगर वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिसको तुम लिख सकते हो 5800 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, या 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। अब वेव नंबर न्यू बार निकालो जो 1 बाई लेमडा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5, इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लेमडा को सेंटीमीटर में रखा तो फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। और रही बात आपका फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो c बाई लेमडा। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में रखें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगी भाई, 3 इंटू 10 पावर 8 होता है तो 10 पावर 10 हो जाएगा अगर सेंटीमीटर लोगे। और वेव लेंथ आपकी सेंटीमीटर में 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको भी जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर तो खैर आपका हर्ट्ज में आएगा, मतलब पर सेकंड में, जो भी आएगा पर सेकंड में आएगा। जरा ओके करो, कर लिया था आप लोगों ने। ये एक बेसिक जानकारी है, ये आपको कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं जिसका इस्तेमाल करेंगे, इस बेसिक जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन पर वापस लौटेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अभी कुछ एक चीजें और हैं, जैसे एक टर्म है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जरा समझिएगा। यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी explained by the wave nature of electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which could not be explained. मतलब ज्यादातर ये माना गया कि हमारा जो आपका लाइट है, रेडिएशन है, एनर्जी है, वो वेव के फॉर्म में होती है। बात को समझो, ज्यादातर ये एक जस्ट थ्योरी है, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी न्यूमेरिकल में जब चलेंगे तब कैसे इनका इस्तेमाल होगा वो देखा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि एनर्जी या रेडिएशन ये आपका वेव है और उसकी मदद से हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिन पर आप फिजिक्स में डिटेल में बात करते हो वो समझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी हैं, चाहे द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, या अगर हम बात करें यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इन सब पर चर्चा आगे जारी रहेगी। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर एनर्जी स्ट्राइक करे तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका कि जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो आगे की क्लास में आएगा। अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आपकी रेडिएशन या एनर्जी के वेव नेचर से कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती हैं, और इसीलिए बाद में यह माना गया कि जो एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो डुअल नेचर रखता है।
मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसीलिए देखो यहां पर आ रहा है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब प्लैंक साहब ने कहा कि आपका जो लाइट है, इवन तुम्हारा सनलाइट भी जो है ना, उसमें भी दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मेनली ये हमें सजेस्ट करती है कि हमारे लाइट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों तरह का प्रॉपर्टी होता है। आपके पार्टिकल का भी नेचर होता है और किसका नेचर होता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव का नेचर होता है। इसी आधार पर तुम्हारा आया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जरा समझो क्या कहा गया। कहा यह गया कि किसी भी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। उन स्मॉल पैकेट्स को नाम दिया गया था क्वांटम। क्या बोला गया था, क्वांटम। और अगर एक से ज्यादा पैकेट है तो उनको बोला गया क्वांटा। सनलाइट के केस में क्वांटम को बोला गया फोटान। देखिए ये सब डिस्कशन में हमें बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करना है, बेसिक जानकारी लेनी है और न्यूमेरिकल्स की तरफ चलना है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि किसी भी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, 1 2 3 4 ऐसे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। और स्मॉल पैकेट का नाम दिया गया क्वांटम। और अगर उसका प्लूरल फॉर्म लें, अगर एक से ज्यादा है तो उसको नाम दिया गया क्वांटा। सनलाइट के केस में उसको क्वांटम बोलने के बजाय बोला गया फोटान। और यह भी कहा गया कि इससे जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस एक क्वांटम का एनर्जी इस बॉडी के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। मतलब जो आपका एनर्जी का सोर्स है वो किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि एक क्वांटम या एक फोटॉन का एनर्जी क्या होगा। देखो जरा इधर देखो, यहां क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज अ क्वांटम ऑफ लाइट। समझो, देखिए यहां पर टर्म आ रहा है क्वांटम ऑफ लाइट। तो क्वांटम ऑफ लाइट क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जो सबसे छोटा पैकेट है। मतलब ऐसे कर लीजिए कि आपका जो लाइट है वो किसी भी सोर्स से छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है और इस स्मॉलेस्ट पैकेट का नाम है क्वांटम। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लैंक द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। बात को समझिएगा, मतलब किसी भी सोर्स से पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, उस पैकेट का नाम है क्वांटम। अगर उस एक क्वांटम का एनर्जी मान लो कुछ भी दे दिया जाए, एक्स है, तो जो यहां से एनर्जी निकलेगी वो या तो एक्स होगी या 2x होगी या 3x होगी या 4x होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x होगा। क्यों? क्योंकि या तो एक पैकेट निकलेगा या दूसरा 2 पैकेट होंगे या 3 क्वांटम होंगे या 4 क्वांटम होंगे, क्योंकि क्वांटम से छोटा एनर्जी नहीं हो सकता है। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी लाइट सोर्स या एनर्जी सोर्स। तो यह कह रहा है कि लेट द क्वांटम ऑफ लाइट बी ई नॉट। मान लेते हैं वो उस छोटे से पैकेट का एनर्जी ई नॉट है, तो टोटल एनर्जी इस ई नॉट को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। और इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। इसके लिए एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक पैकेट का एनर्जी अगर ई नॉट है तो टोटल एनर्जी या तो ई नॉट होगी या उसका डबल होगा या उसका ट्रिपल होगा या उसका 4 गुना होगा, क्योंकि या तो एक क्वांटम रिलीज होगा या 2 क्वांटम रिलीज होगा या 3 क्वांटम रिलीज होगा, कभी 2.5 क्वांटम या 1.25 क्वांटम रिलीज नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। तो टोटल एनर्जी, अगर एक क्वांटम की एनर्जी ई नॉट है तो टोटल एनर्जी n टाइम्स ई नॉट, जहां की n एक इंटीजर है। और क्वांटम ऑफ लाइट को फोटॉन भी कहते हैं।
ये तो अभी मैंने बताया था कि लाइट के केस में क्वांटम के बजाय टर्म यूज करते हैं फोटान, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटान और वन क्वांटम इज इक्वल टू ई नॉट बराबर एच न्यू, जहां की न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इसका मतलब जो आपका टोटल एनर्जी है, अगर एक क्वांटम की एनर्जी ई नॉट है, सुनते रहो ध्यान से, अगर एक क्वांटम की एनर्जी ई नॉट है, एक क्वांटम की एनर्जी ई नॉट बराबर एच न्यू है, तो तुम कह सकते हो कि यहां से जो टोटल एनर्जी है वो n टाइम्स एच न्यू होगी। एक क्वांटम का एनर्जी एच न्यू, तो n क्वांटम्स की n एच न्यू, जहां की h प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका ये वैल्यू होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी आप ये भी कह सकते हैं यहां पर कि आपका जो फार्मूला है, देखिए यहां पर मैं इसमें छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि आपका जो ई नॉट है, ई नॉट उसका वैल्यू है एच न्यू, या इसको लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं सी बाई लेमडा। तो एक क्वांटम का, दोबारा बोल रहा हूं, एक क्वांटम का एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, और अगर एन क्वांटम है तो टोटल एनर्जी एन टाइम्स एच न्यू या एन टाइम्स एच सी बाई लेमडा। आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे, आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे, यहां तक क्लियर है आपको, ओके है? ये क्वेश्चंस अभी हम लोग इसके बाद करेंगे, ओके? ये आपके क्वेश्चंस से रिलेटेड है, तो इसको अभी बाद में देखा जाएगा। पहले आप मुझे यहां तक ओके करो कि ये समझ आया। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम है, सनलाइट के केस में फोटान है, कई सारे हैं तो क्वांटा है। एक क्वांटम की एनर्जी ई नॉट है जो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा है, और अगर एन क्वांटम है तो टोटल एनर्जी एन टाइम्स एच न्यू या एन टाइम्स एच सी बाई लेमडा। ये हम लोगों ने यहां तक जो बात की है वो आपकी है रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। मैं चाहूंगा अगर इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन पहले किया जाए, अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले, अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले इस पर अगर एक क्वेश्चन किया जाए, चेक कर लेता हूं, अगर इसमें क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है तो हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, यहां क्वेश्चन गिवन है, चलो जल्दी से ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी इज दिस, या फिर ये वाला क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन एक दो सॉल्व करो तब आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व करिए। कंप्लीट करिए जरा ये दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 मोल फोटॉन गिवन है और 1 फोटॉन का फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको कहता है वो 1 मोल फोटॉन्स की टोटल एनर्जी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक 100 वाट का बल्ब है और वो इस वेवलेंथ पर वर्क कर रहा है, तो बताओ कि पर सेकंड कितने फोटॉन एमिट कर रहे हैं, वो कितने फोटॉन पर सेकंड आपका बल्ब जो है वो 1 सेकंड में, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है।
तो पहले केस में अगर आप देखें तो फोटान जो है उसका वेवलेंथ आपको गिवन है, सॉरी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो सबसे पहले आप एक फोटान का एनर्जी निकालो जो कि hν होगा, और जब एक मोल का निकालोगे टोटल एनर्जी तो hν को एक मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक मोल में इतने फोटान होंगे और एक फोटान हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारी 5 × 10⁻14 सेकेंड्स इनफैक्ट पर सेकेंड, और 6.023 × 10⁻23। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें टोटल एनर्जी जो भी मिलेगा उसका इकाई जूल रहेगा, क्योंकि सेकेंड और सेकेंड इनवर्स जो है ना आपस में ये दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहां से मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि एक बल्ब है 100 वाट का, 100 वाट का एक बल्ब है। देखो अगर 100 वाट का एक बल्ब है ना, तो पहली बात तो आपको जो पावर दिया है इसका 100 वाट, इसका मतलब है 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये बल्ब टोटल 100 जूल एनर्जी एमिट करता है पर सेकेंड। समझेगा, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल एनर्जी पर सेकेंड जो मिल रही है वो 100 जूल है, और आपको ये पता है कि इससे जो फोटान निकलते हैं वो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले हैं। यहां से जो फोटान एमिट हो रहा है वो 400 नैनोमीटर वाला है वेवलेंथ। तो तुम क्या निकल सकते हो, तुम निकाल सकते हो एनर्जी ऑफ वन फोटान, एक फोटान की एनर्जी जो बराबर हो जाएगी hν या hc/λ। क्वेश्चन में तुम्हें लैम्डा दिया है, आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटान्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटान्स पर सेकेंड। तो यार सिंपल सी बात है कि तुम्हारा फार्मूला होता है कि टोटल एनर्जी बराबर n टाइम्स hν, टोटल एनर्जी बराबर n टाइम्स hν, जहां की जो n है वो नंबर ऑफ फोटान्स है। तो यहां से नंबर ऑफ फोटान अगर निकालें स्मॉल n, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड कितना एनर्जी एमिट हुआ और डिवाइडेड बाय एक फोटान की एनर्जी hν ले लो, चाहे टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय hc/λ ले लो। बट टोटल एनर्जी पर सेकेंड जो एमिट हुआ वो बराबर नंबर ऑफ फोटान्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटान। तो नंबर ऑफ फोटान्स पर सेकेंड बराबर टोटल एनर्जी पर सेकेंड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटान, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्मॉल n यहां से मिल जाएगा। जरा ओके करिए, समझ आ गया यहां तक। तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी, ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो आज की क्लास में मैंने बताया है। अब इस जानकारी के साथ में अगली क्लास में तुम्हें एनर्जी पर बेस्ड और कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जो हम लोगों ने पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में जो मैंने ये आपको बताया है ये इसीलिए बताया है कि इसकी मदद से अगली क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर लेगा तो कितना एनर्जी एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, इस पर चर्चा करेंगे। ओके।